ब्यूरोक्रेट कैटेगरी में मुझे जो है सम्मानित किया गया। ये सम्मान दंतेवाड़ा में जो 6 वर्ष मैंने काम किया और दुर्ग में जो काम किया उसके लिए मुझे दिया गया है। निश्चित, क्योंकि पुलिस वाले काफ़ी उत्तेजित थे और वो अपने 2 साथी जिनका शहादत हुई थी उसका बदला लेना चाहते थे। लेकिन मैंने उनको समझाया कि एक घायल व्यक्ति है, मदद मांग रहा है। एक डॉक्टर का भी कर्तव्य है किसी को बचाना, और दूसरी बात वो हमारे देश का ही नागरिक है। यदि वो मदद जेल में भी रहा, वहाँ से छूटा, उसके बाद शादी हुआ, उसके बच्चे हुए, जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो उनसे मिलने के लिए भी एक बात चल रही थी कि कुछ नक्सली बस्तर की ओर से कवर्धा आए हैं। इस बात 20 से 25 माओवादियों के आने की बात आई है। 40 से 50 की संख्या होती है तब तो हमें डरने वाली बात नहीं है। लेकिन निश्चित रूप नक्सली हैं, वो एलियन है, यहाँ की भाषा नहीं जानते, संस्कृति नहीं जानते, लोगों क्या का। रिएक्शन रहा छोटी सी बच्ची? छोटी बच्ची भी बहुत भावुक हो गई। वो एसपी सर को दे सर, जो आपके पास 2 वीडियो जो आपके वायरल, उनको तो आपने 500-500 रुपये का इनाम दे ही दिया है, बट उनके जो वीडियो आया है उस पर क्या कार्रवाई हुई? उनके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2000 रुपये का चालान काटा गया है। नमस्कार, जय जोहार, संगवारी हो, मैं हूँ वेद साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ संवाद। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं आईपीएस अभिषेक पल्लव सर जो हैं उनके निवास के बाहर हम लोग मौजूद हैं। और 27 जुलाई को जो नई दिल्ली भवन में बेस्ट ब्यूरोक्रेट के सम्मान से जो आईपीएस अभिषेक पल्लव को नवाजा गया है, उसको लेकर के हम आईपीएस अभिषेक पल्लव सर से चर्चा करेंगे कि किस तरह से वो वहाँ पहुँचे और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। देख सकते हैं कि हम लोग आईपीएस अभिषेक पल्लव सर के घर के बाहर हम लोग खड़े हैं। उनका निवास है, बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर अभिषेक पल्लव का। अंदर चलते हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से उनको वहाँ सम्मानित किया और क्या एक्सपीरियंस वहाँ का रहा। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में एंट्री दिया कि आईपीएस अभिषेक पल्लव सर जो हैं 27 जुलाई को नई दिल्ली विज्ञान भवन में उनको बेस्ट ब्यूरोक्रेट का सम्मान जो मिला, पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने उनको सम्मानित किया। सर, आपको तो बहुत बहुत बधाई छत्तीसगढ़ संवाद की टीम की ओर से, जैसा कि आपने ज़िले का नाम रोशन किया और पूरे प्रदेश का नाम रोशन आपने किया। निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी हुई कि विज्ञान भवन, जो कि सबसे प्रतिष्ठित जगह है दिल्ली में, जहाँ पे बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहाँ पर मीटिंग होती है, संवाद होता है। G20 का मीटिंग वहाँ हुआ था। वहाँ पर मुझे माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी, मंत्रीगण के द्वारा जो है सम्मानित किया गया। APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन द्वारा जो है अब्दुल कलाम जी के 8वीं डेथ एनिवर्सरी के मौके पर ये इवेंट कराया गया था, जिसमें कि ब्यूरोक्रेट कैटेगरी में मुझे जो है सम्मानित किया गया। ये सम्मान दंतेवाड़ा में जो 6 वर्ष मैंने काम किया और दुर्ग में जो काम किया उसके लिए मुझे दिया गया है। निश्चित रूप से नक्सल पुलिसिंग हो या अर्बन पुलिसिंग हो, कुछ नया करने की, जनता के साथ जुड़कर काम करने की मेरी इच्छा रही है और इसी के जो है बेहतर नतीजे आए हैं। आपको एक और चीज़, बहुत बड़ा आपको सम्मान मिलने वाला है। 15 अगस्त को आपको वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इतना आप आगे काम करते जा रहे हैं, सम्मान पे सम्मान आपको मिलता जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आपका जो वर्क है समाज को एक ऐसे, जो ज़्यादातर की देखते हैं कि आपकी जो पुलिसिंग रही है समाज को सचेत करने की, जागरूक करने की पुलिसिंग आपके द्वारा देखा जा रहा है। आपको वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, किस तरह से रहेगा वो? इस बार मुझे प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री दूसरी बार मिल रहा है। दंतेवाड़ा में नक्सल अभियान में अति संवेदनशील किरंदुल क्षेत्र गुमियापाल ग्राम में 2 कुख्यात माओवादियों को ढेर किया गया था, जो 5-5 लाख के इनामी थे और तत्कालीन विधायक भीमा मंडावी के हत्याकांड के मास्टरमाइंड थे। मेरी कोशिश हमेशा रही है कि जनता के साथ मिलकर सूचना जनरेट किया जाए और जनता की सूचनाओं के आधार पर ही कार्रवाई की जाए, और इसका हमेशा फ़ायदा मिला है। सोशल मीडिया को पॉजिटिवली हमने यूज़ किया, क्योंकि यूथ का देश है। करीब 50 करोड़ से ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है जो कि सोशल मीडिया और इंटरनेट की भाषा समझते हैं। तो हमने इंटरनेट प्रेजेंस बढ़ाया है। साइबर एजुकेशन, साइबर काउंसलिंग और ट्रैफिक एजुकेशन के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यदि पुलिस से जिनका पाला पड़ता है, या तो ट्रैफिक वायलेशन के कारण पड़ता है या उनके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है। ये 2 सबसे बड़ी समस्याएं जनता के लिए है, और ये दोनों में जब तक हम प्रिवेंशन नहीं करेंगे, लोगों को समझाइश नहीं देंगे, लोगों के बिहेवियर में सुधार नहीं आएगा, तो इनको रोकना संभव नहीं है। तो हम दोनों साइबर एजुकेशन और साइबर ट्रैफिक एजुकेशन में लगातार वीडियोस के माध्यम से, काफ़ी बार क्या होता है, हम केवल आपके फ़ोन में बहुत बार मैसेज आता होगा OTP ना दें, ये ना दें, लेकिन वो हमारे दिमाग में, जहन में
बसता नहीं है। कोई चीज़ हम रोल मॉडलिंग करके हम उसको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं तो लोगों पे ज़्यादा असर पड़ता है, लोग समझते ज़्यादा है। और यही कारण है कि लगातार सोशल माध्यम के से जो है लोगों के एजुकेशन के लिए कार्रवाई की जा रही है। चर्चा एक बार ऐसी कई कई सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसमें भी चर्चा निकलती है कि आप एक बार किसी माओवादी जो है कि वो घायल अवस्था में था, उसको आप खुद इलाज किए, उनका इलाज किए आप। तो उस टाइम का जो सिचुएशन रहा कि आपको कैसा वो लगा कि इस माओवादी का खुद इलाज करें, क्योंकि वो तो सामाजिक उससे हट के दूसरे उस क्षेत्र में चला गया है और वो लोगों को नुकसान पहुंचाने के जिद में काम कर रहा है, लेकिन उसको घायल अवस्था में सहायता करना, एक मानवीय चेहरा पुलिस का ये सामने आता है। तो ये क्या उस टाइम की सिचुएशन रही कि आपको घायल जो नक्सली था उसका इलाज करना पड़ा? ये 17 मार्च 2017 की घटना है। अति संवेदनशील थाना अरणपुर का एक ग्राम बुड़गुम है, वहाँ पर 6 घंटे लगातार पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुआ, जिसमें 5 माओवादी मार गिराए गए। इसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए, 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जो है घायल हुए। तभी एक माओवादी भी घायल हुआ, क्योंकि पुलिस वाले काफ़ी उत्तेजित थे और वो अपने 2 साथी जिनका शहादत हुई थी उसका बदला लेना चाहते थे। लेकिन मैंने उनको समझाया कि घायल व्यक्ति है, मदद मांग रहा है, एक डॉक्टर का भी कर्तव्य है किसी को बचाना, और दूसरी बात वो हमारे देश का ही नागरिक है। यदि वो मदद मांग रहा है तो हमें मदद करनी चाहिए। उसको तुरंत रेस्क्यू किया, उसका फर्स्ट एड किया और सेम एम्बुलेंस में 3 घायल पुलिसकर्मी और 1 घायल माओवादी को हमने हॉस्पिटल भेजा। वो बच गया 15 दिन की इलाज के बाद। वो 2 साल जेल में भी रहा, वहाँ से छूटा। उसके बाद शादी हुआ, उसके बच्चे हुए। जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो उनसे मिलने के लिए भी आया था। तो कहीं ना कहीं जब वो गांव में घूमता था ठीक होके, तो वो पुलिस का संदेश लेके घूमता था। यदि हमें जब तक हम ग्रामीणों को अपनी तरफ नहीं खींचेंगे, उनके दिलो दिमाग को नहीं जीतेंगे, तब तक नक्सल अभियान में कभी पूरी सफलता नहीं मिल सकती। ये इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, ये कोई बाहरी सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारे दुश्मन नहीं है। कहीं ना कहीं ब्रेन वॉशिंग के कारण नक्सलियों ने उनको अपने चपेट में ले लिया। तो जरूर उसके बाद ही मैंने अभियान छेड़ा, लून भराटू अभियान, घर वापसी का अभियान, जिसमें 1 साल के अंदर 600 माओवादी आत्मसमर्पण किए, जिसमें 150 जो है इनामी माओवादी थे। हमें ज़रूरी है कि हम समझा के ग्रामीणों को अपनी तरफ खींचें, और जो कुख्यात माओवादी हैं, जो समझने को तैयार नहीं है, पुलिस पर हमला कर रहे हैं, इनको गोली का जवाब गोली से दिया जाए। यहाँ भी कवर्धा में एमएमसी जोन है, यहाँ भी कुछ कुछ नक्सली यहाँ पर सक्रिय हैं, लेकिन ज़्यादातर तो देखने को मिल रहा है कि अब नक्सलियों की संख्या बहुत कम हो गई है। लेकिन फिर भी अभी एक बात चल रही थी कि कुछ कुछ नक्सली बस्तर की ओर से कवर्धा आए हैं। इस बात पे क्या सच्चाई है? और जो अभी जो आप आगे जो ऑपरेशन चलाएंगे नक्सलियों पर, और उनको जो आप जैसे बता रहे हैं अभी यहाँ पर पुनर्नवास नीति के तहत कि उनका समर्पण कराया जाता है, कुछ 6 नक्सली भी यहाँ पर हैं जो पुनर्नवास नीति के तहत यहाँ पे हैं। तो किस तरह से ऑपरेशन रहेगा? और ये जो चर्चा चल रही है कि कुछ कुछ नक्सली बाहर से आए हैं, इस पर क्या है? निश्चित रूप से काफ़ी सूचनाएं आई हैं, बस्तर से भी सूचनाएं आई हैं कि वहाँ पर यंग लड़कों को भर्ती करके ट्रेनिंग देके गढ़चिरौली और एमएमसी जोन की तरफ भेजा गया है। यहाँ भी विभिन्न सूचना एजेंसी से बात आई है कि 20 से 30 माओवादी नए भर्ती किए गए। एक समय 2018 में जब यहाँ एमएमसी जोन बना था तो करीब 80 से ऊपर माओवादी थे। लगातार पुलिस द्वारा जो है इनकाउंटर में मारे जाने के कारण, गिरफ्तारी के कारण और सरेंडर के कारण इनकी संख्या घट के 15 से 20 के बीच में रह गई थी। निश्चित रूप से 20 से 25 माओवादियों के आने की बात आई है। 40 से 50 की संख्या होती है तब तो हमें डरने वाली बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से सूचना के आधार पर इन पे ऑपरेशंस कराए जाएंगे। मेरे आने के बाद लगातार हम लोग अंदरूनी क्षेत्रों के ग्रामीणों के साथ, और मेनली जो हमारा यूथ, जो हमारा फोकस है, यूथ के साथ बातचीत की जा रही है। जब भी वहाँ पे माओवादी आते हैं तुरंत हमें सूचना मिलती है, तुरंत पार्टी भेजी जाती है। और यही कारण है कि आसपास के ज़िलों में पर्चे भी फेंके गए हैं, नक्सल द्वारा जो है मीटिंग्स भी लिए गए हैं, लेकिन हमारे ज़िले में अभी तक कोई भी मीटिंग की या कोई भी नक्सली पर्चे की अभी तक खबर नहीं आई है। जनता से सूचना के आधार के ऊपर ऑपरेशंस किए जाएंगे। मैं माओवादियों से भी अपील करता हूं, जो बच्चे बस्तर से यहाँ पर दिमाग भटक के, रास्ता भटक कर आ गए हैं माओवाद के ये में, वो हथियार के लोभ में या अपने पावर पाने के लिए माओवादी संगठन में भर्ती हुए हैं, वो आत्मसमर्पण कर दें, सरकार की नीति का फ़ायदा उठाएं। जैसा बताया 6 माओवादी यहाँ, 3 पति पत्नी यहाँ पे सरेंडर होके हैं, वो भी आएँ, उनका भी हमारा स्वागत है। लेकिन यदि उन्होंने हथियार नहीं डाले, पुलिस के को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा और निश्चित रूप से उनको नुकसान होगा। जैसा कि कुछ दिनों पूर्व ही आपने वनांचल क्षेत्र है, एक गांव है, वहाँ पे स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं पहुँच पा रहे थे, क्योंकि एक पगडंडी वाला जो रास्ता है वो उसके बहाने, लेकिन
आपने वहाँ पर एक स्कूल खोल दिया कि बच्चों को अब वहाँ एक स्कूल खोला है। ये अभियान को किस तरह से देख रहे हैं बच्चों को, क्योंकि उन्हीं के गांव में, उन्हीं की जगह पर और किसी भी प्रकार से उनको नुकसान ना हो, पगडंडी के सहारे वो जा रहे तो कोई हादसा ना हो जाए, इसको ध्यान देते हुए आपने नौवा, मतलब कवर्धा जिला में नौवा स्कूल है वो, तो ये किस तरह से पहुँच विहीन इलाकों में जहाँ पर स्कूल खुला हुआ नहीं है, जहाँ बच्चों को 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर नदी नाले पार करके जाना होता है, जिनसे उनकी जान भी जोखिम में हो जाती है और इसके कारण काफ़ी लोग स्कूल छोड़ भी देते हैं। तो हम दोनों स्तर पर काम करें, ऐसी जगह पर हम स्कूल भी खोल रहे हैं, जैसा बताया 9वां स्कूल हमारे द्वारा खोला गया है। और दूसरी हमारी कोशिश है कि जो अंदर जो बच्चे हैं जो कि वहाँ पे एडमिट नहीं हो पाए, उनको हम आश्रम में भर्ती करवा रहे हैं। बोंडला आश्रम है, कवर्धा में है। मेरे आने के बाद हमने करीब 70 बच्चों को, अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, उनको हमने स्कूल में, आश्रमों में भर्ती कराया। तो हमारी कोशिश है कि बच्चे जो हैं एजुकेशन के थ्रू अपने अधिकारों को जाने, क्या सही है क्या गलत है उसको जाने। और यदि यूथ जो है, बच्चे हैं, यदि वो सशक्त हो जाएंगे, वो जागरूक हो जाएंगे, तो नक्सलवाद यहाँ कदम बढ़ा नहीं पाएगी। और वैसे भी यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। बस्तर में भाषा की तकलीफ़ है, यहाँ के लोग, यहाँ पे जो नक्सली हैं वो एलियन है, यहाँ की भाषा नहीं जानते, संस्कृति नहीं जानते, लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमें निश्चित रूप से अपर एज है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में नक्सल अभियान में हमें बड़ी सफलताएँ मिलेंगी। आपने जैसे वहाँ पर स्कूल खोला तो एक मार्मिक एक फ़ोटो भी आया कि आप छोटी सी बच्ची को खुद अपने हाथों से उनको जूती पहना रहे थे। क्या रिएक्शन रहा छोटी सी बच्ची का? छोटी बच्ची भी बहुत भावुक हो गई। वो पहले जब मैंने प्रश्न पूछा तो वो जवाब नहीं दे पा रही थी, लेकिन जब उसको मैंने जूता पहनाया, उसके बाद प्यार से बात किया, उसे नाम भी बताया, अपने बारे में भी बताया। तो बहुत ज़रूरी है कि जो ट्राइबल लोग होते हैं वो अपनी बात सहज होकर नहीं बता पाते, उनको सहज करना पड़ता है, उनके साथ एक संवाद बनाना पड़ता है। और एक बार संवाद बनाने के बाद जो आदिवासी भाई बहन हैं वो अपनी बात बहुत अच्छी तरह बताते हैं और वो हमेशा काफ़ी वफादार रहते हैं। हमेशा वो देश के लिए काफ़ी उनके अंदर जो है जुनून रहता है और वो यदि आपके साथ हैं तो आपके लिए जान भी दे सकते हैं। मेरी कोशिश है कि जो अंदर में जो युवा हैं उनकी एनर्जी को पॉजिटिव वे में डेवलप किया जाए। जो बच्चे हैं उनके स्पोर्ट्स आइटम दिए जाएँ, कुछ कपड़े हम देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको अपने ऑफिस घुमवाते हैं, पुलिस थाने घुमवाते हैं। कहीं ना कहीं उनको हम शासन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो शासन की जो बाकी स्कीम्स हैं, वो महिला विकास की हों, एग्रीकल्चर के हों, उन स्कीम्स के बारे में बताते हैं। और काफ़ी लोग जो स्कीम्स का पहले फ़ायदा नहीं उठाते थे, वो भी अब पुलिस के जन जागरण के कारण जो है स्कीम्स का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। कबीरधाम जिले में जैसे आप आए, यहाँ पे आप एक प्रकार से देखा जा रहा है कि आप यूथ को मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यूथ को इकट्ठा करके उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं जो आदिवासी वनांचल क्षेत्रों में रह रहे हैं। हमने देखा कि अभी बीच में जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक रहा, उसमें जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम हुआ वहाँ आपको जैसे जैसे आपको आमंत्रण मिला, वहाँ आप मौके पर पहुँचे, यूथ से मिले। तो वनांचल के जो यूथ हैं उनकी सोच क्या है, और जो यहाँ पे जो लोकल एरिया में जो युवा रह रहे हैं उनकी सोच में क्या फ़र्क है? वनांचल में निश्चित रूप से विकास की गति उतनी तेज़ नहीं है जितनी तेज़ गति जो है शहरों में है। वहाँ पर काफ़ी जगह टावर्स नहीं थे, वहाँ मोबाइल टावर्स लगवाए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स आइटम्स की कमी रहती है, प्रशासन से बात करके उनको स्पोर्ट्स आइटम्स दिए जाते हैं। कहीं कहीं पे टीचर्स की कमी रहती है, कहीं पे जो बिल्डिंग जो है उसकी रिपेयर की आवश्यकता होती है। शासन द्वारा जो है सभी में मदद प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हमारी कोशिश है कि जो अंदर की चीज़ें हैं वो आके प्रशासनिक अमले को भी बताया जाए, जो कमी है उसको हम बताते हैं जिससे वो जल्दी पूरा हो। और जो अंदर के बच्चे हैं वो भी जो है बहुत सारे प्रतियोगी एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी कर पाएँ। अंदर के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब कुछ बन पाएँ, जिससे कि जो वहाँ के परिवार के लोग हैं उनके अंदर भी बच्चों को पढ़ाने की लालसा और बढ़े। जब अंदर के बच्चे नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, घर में आएंगे, बाहरी दुनिया के साथ कांटेक्ट में आएंगे, तभी एक जो है समानांतर जो है ग्रोथ हो पाएगा। बहुत ज़रूरी है कि शहर और गांव के बीच में जो अंतर है उसको कम किया जाए, वहाँ भी विकास को गति दिया जाए। और जिस तरह सरकारी योजनाएं ज़मीन पर काम कर रही हैं, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आपको अंदर के क्षेत्रों में भी विकास की गति और बढ़ी हुई दिखेगी। ग्रोथिंग परसेंटेज वहाँ की वाकई में बहुत कम है। फिर भी आगे और कुछ अभियान ऐसा चलाया जाए जिससे यूथ को वहाँ को जोड़ा जाए। और जैसे आप वहाँ पे स्कूल तो खोल ही रहे हैं, वहाँ के यूथ यहाँ पे कवर्धा में आकर के ट्रेनिंग भी करते हैं, लेकिन उनको सही तरह से उनको मिल नहीं पा रहा है ट्रैकिंग को, जो अभी कुछ परेशानी चल रहा है उसको सही कराते तो थोड़ा सा ज़्यादा यूथ यहाँ आकर्षित। यहाँ पर फोर्स अकेडमी जो है वो चलाया जा रहा है पूर्व पुलिस अधीक्षक द्वारा। एक बहुत ही अच्छी पहल है जिसमें करीब 500 लोग जो है अलग अलग जगह पर नौकरी कर रहे हैं। अभी भी करीब 300 से ज़्यादा युवक जो है उसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्योंकि बारिश का समय है तो
ग्राउंड में है, कोचेज की है, कभी कभी कमी रहती है। लगातार उनके साथ मुझे संवाद किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि यदि उनको कोई भी तकलीफ़ हो, सीधा मेरे से आके बातचीत करें और उनकी सभी चीज़ों को पूर्ण करने की कोशिश की जाएगी। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों जो युवकों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सर आने वाले 5 महीनों बाद विधानसभा चुनाव होना है, क्योंकि अगर देखते हैं कि कवर्धा जो ज़िला है संवेदनशील है, नक्सली मूवमेंट को लेकर भी थोड़ा सा संवेदनशील है, प्लस यहाँ पर कुछ कुछ धार्मिक झगड़े भी यहाँ पर हैं। तो ज़्यादातर तो यही चर्चा है कि कवर्धा में, जैसे आप शुरुआत में सबसे पहला इंटरव्यू लिया तो आप यही बोले कि सांप्रदायिकता यहाँ पे लाना है। तो 23 का लास्ट अंतिम महीनों में जो चुनाव होना है, तो सबसे मेन आपका फोकस किस में रहेगा? नहीं, कानून व्यवस्था हमेशा ही फोकस रहता है। वीआईपी सिक्योरिटी एक फोकस रहता है, क्योंकि नक्सल स्थिति है। कभी भी नक्सलियों द्वारा लगातार पर्चे फेंके जाते हैं नेताओं को नुकसान पहुंचाने के। मैं दंतेवाड़ा में था तो तत्कालीन माननीय विधायक जी की हत्या कर दी गई थी। जहाँ तक धार्मिक की बात है, फेक न्यूज़ पे हमारी सबसे ज़्यादा नज़र है। फेक न्यूज़ की जो है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, लोग फॉरवर्ड करते हैं। तो सारे मैं सोशल मीडिया के जो एडमिन्स हैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि अपने अपने, क्योंकि ऑप्शन होता है, एडमिन कोई भी मैसेज को डिलीट कर सकता है। कोई भी भड़काऊ मैसेज उसको दिखे तो एडमिन की जिम्मेदारी है उसको डिलीट करें, अन्यथा एडमिन के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। सभी लोग अपने ग्रुप मेंबर्स पर ध्यान दें। जो लोग ग्रुप मेंबर इस तरह से एडमिन जिस तरह से मैसेज डालते हैं, उनकी पुलिस में शिकायत करें, जिससे जिससे उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। मैं भी आग्रह करूँगा कि कोई भी ऐसा मैसेज जानते हुए ना डालें जिससे कि किसी भी धर्म या समुदाय के बीच में दुश्मनी बढ़े या उनकी भावनाओं को चोट पहुँचे, अन्यथा आपके ऊपर जो है आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में कार्रवाई संभव है। लगातार हमारे द्वारा फेक मैसेज मॉनिटरिंग की जा रही है, सोशल मीडिया ग्रुप्स पे की जा रही है। काफ़ी लोगों को हमने चेतावनी भी दिया है, जो मीडिया में नहीं आता है, लगातार हम बुला के चेतावनी दे रहे हैं। उसके बाद भी जो लोग नहीं सुधरेंगे उनके खिलाफ आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक ज़िले में पिछले 2 महीनों में आने के बाद कोई भी बड़ी चोरी नहीं हुई है, बड़ी डकैती नहीं हुई है, कोई बड़ा अपराध नहीं हुआ है, कोई बड़ा कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बनी है। मुझे खुशी है, हमारी कोशिश है कि हम पुलिस फोर्सेस को इतना ब्रीफ करके रखें, उनको इतना इतना अच्छी ट्रेनिंग रहे कि कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति को हम समय लगते ही रोक पाएँ। संवाद ज़रूरी है, लगातार हमारा जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद है। इसी के कारण कोई भी रैली या कोई भी ये होता है उसको हम शांतिपूर्वक निपटाने में सफल हो रहे हैं। चुनाव की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि 4-5 महीने ही चुनाव को बचे हैं और इसमें सबसे लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मेन रहता है, क्योंकि चुनाव में तो इसको लेकर के क्या तैयारी चल रही है? लगातार हमने जो है अपना क्विक एक्शन टीमें बनाई हैं। कुछ मोटरसाइकिल्स खरीदने की बात हुई है, जिससे कि जब भी कोई पॉइंट आए तुरंत जो है फोर्स तुरंत जाके रिस्पॉन्ड कर सके। जितना रिएक्शन टाइम कम रहेगा उतना हमारी सिचुएशन अच्छी रहेगी। सभी नेताओं, जनप्रतिनिधियों के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ लगातार हम संवाद में हैं। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के साथ हम काम कर रहे हैं, जिससे कि सबको जो है चुनाव लड़ने का अधिकार है। सब अपने जो चुनाव लड़ेंगे, पुलिस सभी की सुरक्षा के लिए और सुचारू ढंग से उनके पॉलिटिकल कार्रवाई हो, इसको सुनिश्चित करने की हमारी जिम्मेदारी है, जिसको हम निभा रहे हैं। जो भी प्रोटेक्टिव हैं उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, जिससे कि चुनाव जो है आसानी से कराया जा सके। शुरुआत में जैसे आपका कवर्धा ज़िले में जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद से कवर्धा ज़िले में लगभग हेलमेट्स को लेकर के चर्चाएं चली। एक डर का माहौल था कि कहीं पे हमारे ऊपर ही कार्रवाई ना हो जाए, एसपी सर हमको ही रोड पर ना रुकवा दें, हम जब कभी चल रहे हो तो क्यों हेलमेट क्यों नहीं पहने या कुछ ऐसा सीट बेल्ट क्यों ना लगाए हों। लेकिन वो कार्रवाई अब तक कवर्धा ज़िले वासियों को देखने को नहीं मिल पाया। क्या लगता है आने वाले दिनों में? तो ट्रैफिक है, हर आदमी को ट्रैफिक नियम का पालन अपनी सुरक्षा के लिए और दूसरों की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बात कहना चाहूँगा कि जब भी कोई घर से आपका आदमी निकल रहा है, आप सुनिश्चित करें कि वो हेलमेट पहने, अन्यथा वो दोबारा आपको उसके साथ कुछ भी घटना घट सकती है। ये एक सुरक्षा है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे ही हेलमेट, यदि गाड़ी हम चला रहे हैं तो हमें गाड़ी की जैसे चाबी हम लगाते हैं, हमारे अंदर ये बात होना चाहिए कि हम हेलमेट लगाएं। कहीं ना कहीं हम पुलिस से बचने के लिए हेलमेट लगाते हैं। ये सोच है, इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। जहाँ तक कार्रवाई की बात है, निश्चित रूप से सभी थाना प्रभारियों को किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक की उतनी संख्या नहीं है जितनी दुर्ग में थी। एक्सीडेंट की संख्या कम है, लेकिन लगातार अभी पहले हमने एक आह्वान किया कि जो भी लोग पटपटा आवाज़ करते हैं, ऐसे लोग यदि वीडियो बना के भेजेंगे तो 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अब तक के कितने आपके पास आ गए हैं और उनको इनाम दिया गया है? 2 आए हैं, 2 लोगों को 500-500 रुपये का इनाम दिया गया है। और जैसा कि पहले लोग बताते थे कि बहुत बड़ी समस्या है, और जब मैंने ये अपनी स्कीम लॉन्च की तो केवल 2 ही लोग वीडियो भेज पाए। तो ये हम कभी-कभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के हमें ऐसा लगता है। निश्चित रूप से समस्या है। जहाँ तक हेलमेट की समस्या, काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनके तक हमारी तक बात पहुँच ही नहीं पाई है, जिनको अभी तक अवेयरनेस ही नहीं है।
तो यदि उनके ऊपर हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक गुस्सा जो है वो बढ़ेगा। क्योंकि जो दुर्ग एक सिटी इलाका है, वहाँ के लोग थोड़ा सा 8-10 लाख पढ़े लोग लिखे सिटी है, लोग सब हैं, पढ़े लिखे तो लोग हैं। उसमें थोड़ा सा अलग था। लेकिन अब ये थोड़ा सा छोटा सा टाउन है कवर्धा, ग्रामीण तो इसमें इलाके थोड़ा सा चारों तरफ दिक्कत। से ज़्यादातर ग्रामीण लोग जो है शहर में अपने छोटे मोटे काम के लिए आते हैं। कोई बीज खरीदने आता है, कोई फर्टिलाइज़र खरीदने आता है, कोई सामान बेचने आता है, सामान खरीदने आता है। वो काफ़ी लोगों के परिवार बड़ा है, उनके पास 4 पहिया गाड़ी नहीं है, 2 पहिए में वो एक आदमी ऐसा, यदि 5 लोगों का परिवार है तो ऐसा नहीं होगा कि 2 आदमी को छोड़ के आएगा, फिर 2 आदमी को छोड़ के आएगा, फिर खुद अकेला जाएगा। साथ सीधे 5 के 5 लोग सबके एक साथ तो आए। हमारी कोशिश ये है कि जो बड़ी फैमिली है तो हम उसको परेशान ना करें, लेकिन वयस्क करीब 3-4 बैठे हुए हैं, 3 बैठे हुए, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। धीरे धीरे करके हम कार्रवाई बढ़ाएंगे। अभी हमने आवाज़ करने वाली मोटरसाइकिल के ऊपर जो है कार्रवाई शुरू की है। अगली कार्रवाई नाबालिग और 3 लोग के बैठने पे होगी। उसके बाद फिर जाके सीट बेल्ट पे होगी, उसके बाद हेलमेट तक भी हम पहुँचेंगे। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे जिससे कि लोगों को संभलने का मौका मिले। और हमारी कोशिश लोगों को ट्रैफ़िक के लिए अवेयर करना, ट्रैफ़िक को फॉलो करना है। हमारा उद्देश्य उनको बदनाम करना, उनको परेशान करना, उनको बेइज्जत करना नहीं है। निश्चित रूप से डर इसका नहीं होना चाहिए कि एसपी साहब चेक कर रहे हैं। लोगों को ये नॉलेज होना चाहिए कि हमें लगाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा। जिस दिन ये बात आएगी तो निश्चित रूप से हमारा अभियान सफल होगा। कवर्धा वासियों, आपके लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि एसपी अभिषेक पल्लव सर खुद आपको 500 रुपये एक वीडियो डालने का दे रहे हैं। अब तक के अभिषेक पल्लव सर 2 लोगों को दे चुके हैं, बट नाम पहले ही बोल चुके थे अभिषेक पल्लव सर की, किसी का नाम बताया नहीं जाएगा, उसको पब्लिकली नहीं किया जाएगा। तो आप भी प्रयास करिए कि जो लोग ज़्यादा तेज़ रफ्तार में गाड़ी चला रहे हों, या फिर फुट का आवाज़, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो बुलेट वगैरह जो चला रहे हैं और परेशान कर रहे हो ज़्यादातर लोगों को, तो उनका वीडियो आप बनाएं और एसपी सर को दें। सर, जो आपके पास 2 वीडियो जो आपके आए, उनको तो आपने 500-500 रुपये का इनाम दे ही दिया है, बट उनके जो वीडियो आया है उस पर क्या कार्रवाई हुई? उनके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2000 रुपये का चालान काटा गया है, दोनों के ऊपर। क्योंकि दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अब ये दोनों वीडियो हैं कहाँ के, कम से कम ये पब्लिकली हो जाए। बिल्कुल, ये वीडियो जो ट्रैफ़िक के माध्यम से जो है सोशल मीडिया में ग्रुप में दिए जाएँगे, जिससे कि लोग देखें। ये कवर्धा टाउन के ही दोनों वीडियोज़ हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि लोग, मैं दोबारा आपके माध्यम से आग्रह करूँगा, ये पटपटिया गाड़ी ना चलाएँ। ये आवाज़ से बुज़ुर्ग लोगों को काफ़ी मुश्किलातें आती हैं, काफ़ी लोगों को हार्ट बीट बढ़ जाता है, काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक तक आ सकता है। इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास गाड़ी है, कोई भी ऐसा चीज़ ना करें जैसे ध्वनि प्रदूषण हो, नियम टूटे। आप अपने क्षणिक भर के मज़े के लिए आप दूसरे लोगों को डिस्कम्फर्ट देते हैं, जो गलत है। आने वाले समय में 3 पहिया 2 पहिए में 2 आदमी से ज़्यादा बैठेंगे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और नाबालिग पे भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे कवर्धा एसपी अभिषेक पल्लव सर। पहले नाम तो दुर्ग एसपी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो भी सर्च करेंगे कवर्धा एसपी के नाम से ही सर्च करें, क्योंकि उनका वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बिल्कुल। सर, एक असम से एक कमेंट्स मेरे चैनल्स पे आया था कि सर की जितने सारी वीडियोस हैं वो हमको प्रोवाइड कराया करें। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, लेकिन उस टाइम पे मैं कहीं बिजी था तो वहाँ नहीं आ पाए हम लोग। लेकिन पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जब रहा कवर्धा में, इतने दिनों से आप किए नहीं थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैसा रहा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक्सपीरियंस? बिल्कुल, जो भी अपराध ऐसा रहे जिस अपराध को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्राइम के बारे में जनता को नॉलेज होगा, जनता को फ़ायदा मिलेगा, वो सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाएंगे। बड़े अपराध जो भी होंगे जिसका निराकरण होगा, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे भी किए जाएंगे। अगर आपको कुछ और जागरूकता चाहिए तो अभिषेक पल्लव सर का इंस्टाग्राम अकाउंट आप उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अभिषेक पल्लव सर उसमें हमेशा जागरूकता को लेकर के वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अभी कवर्धा आने के बाद उन्होंने कई सारी वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें जागरूकता उनके द्वारा दिया गया है। सर, कुछ जागरूकता का आपने वीडियो अपलोड किया है, एक बार और दोबारा इसके माध्यम से? बिल्कुल, अभिषेक पल्लवा इंस्टाग्राम अकाउंट आप चेक करेंगे, उसमें साइबर क्राइम को लेके काफ़ी सारे वीडियोस बनाए गए हैं। पेंसिल पैकिंग के नाम पे 620 रुपये लेके फ्रॉड करने की बात हो, या फिर टास्क दे के वीडियो को लाइक करें, उस पर लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लेने की बात हो, या फिर आईफोन जो है वो सस्ता देने के नाम पे ठगी का हो। सभी साइबर क्राइम्स की वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ, उसको ज़रूर देखें। निश्चित रूप से आप जागरूक रहेंगे। साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा जो है तरीका है। हम सजग रहें, सुरक्षित रहें। तो ये थे अभिषेक पल्लव सर, जिनसे हमने चर्चा की। आपको एक बार बहुत बहुत और बधाई सर, क्योंकि आपने ज़िले का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया। और ये गौरव आपको, जो बेस्ट ब्यूरोक्रेट का जो आपको उपाधि मिली, आपको सम्मान मिला, ये आपको और मिलता रहे। आप फिर एक बार 15 अगस्त को वीरता सम्मान से सम्मानित होंगे, ऐसे ही आप सम्मानित होते रहें।
धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि अभिषेक पल्लव सर ने बताया कि अगर आपको 500 रुपये अगर दिन में कमाना है, 2 वीडियो डालिए अभिषेक पल्लव सर से, आप घर बैठे आपको रोज़गार मिलेगा। बिल्कुल इसमें काम करिए और सर को सपोर्ट करिए, पुलिस प्रशासन को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।